9 जून सोमवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में जहनी मरीज के हाथों 12 अफराद का कत्ल, ईरान के हाथ लगी है इसराइल की खुफिया मालूमात और अलकायदा की ट्रंप और एलन मस्क को धमकी। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बार जरूर करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। यमन के इलाके अल-बेजा में एक जहनी मरीज ने ईद उल अजहा के रोज मस्जिद में फायरिंग करके 12 अफराद को कत्ल कर दिया। वाक़ा मगरिब की नमाज के बाद उस वक्त पेश आया जब लोग ईद की तकबीरात में मसरूफ थे। हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले करीबी दुकान पर भी फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। फायरिंग में एक 12 साला बच्चा समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। कोलंबिया में अपोजिशन के मारूफ रहनुमा और 2026 के सदारती उम्मीदवार मैगुएल यूरेब पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला हुआ। हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने हामियों से खिताब कर रहे थे। सर में गोली लगने से वो शदीद जख्मी हो गए और उन्हें नाजुक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेन ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अमरीकी महकमा खजाने ने ईरान के खिलाफ नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद करते हुए 10 अफराद और 27 इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इनमें से कुछ का ताल्लुक ईरान के कौमी ऑयल टैंकर कंपनी से बताया गया है। इन इदारों के तमाम अमरीकी असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और ईरान के दरमियान नया जौहरी मुआहदा तय करने की कोशिशें जारी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ओमान की सालिसी में 5 मराहिल पर मुश्तमिल बातचीत हो चुकी है। ताहम यूरेनियम अफजूदगी पर इख्तिलाफात ताहाल बरकरार है। अमेरिका इस पर मुकम्मल पाबंदी चाहता है, जबकि ईरान इसे अपना नाकाबिल तंसीख हक करार देता है। उधर ईरानी ज़राया ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल के हसास जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक हजारों खुफिया फाइलें, वीडियोस और तस्वीर कब्जे में ले ली है। ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई कुछ अरसा कबल मुकम्मल हुई। ताहम खुफिया मालूमात को महफूज तरीके से तेहरान मुंतकिल करने के लिए इस वक्त मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। ज़राया का कहना है कि इन दस्तावेजात में इसराइली जौहरी मंसूबों और तंजीबात की तफसीलात शामिल है, जिनका मुकम्मल तज्जिया वक्त ले रहा है। इसराइली हुकाम की जानिब से ताहाल इस दावे पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। फ्रांस ने जनूबी बैरूत के इलाके अल ज़ाहिया पर इसराइली फजाई हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर लबनान के तमाम इलाकों से इनखिला करे। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने अपने बयान में तमाम फरीकों से जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने की अपील की है। लॉस एंजल्स में इमिग्रेशन छापों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 33 नेशनल गार्ड्स एहलकारों की तैनाती का हुक्म दिया है। ये इकदाम 2000 साल में पहली बार है कि शहर में नेशनल गार्ड्स को इस नवियत की मदद के लिए बुलाया गया है। वजीर दिफा पीट हेगसेट ने खबरदार किया कि अगर हालात मजीद बिगड़े, पेंटागन एक्टिव ड्यूटी फौजी भी तैनात करने के लिए तैयार है, जबकि कैंप पेंडल्टन में मैरीन्स हाई अलर्ट पर है। मुजाहिरों के दौरान पैरामाउंट इलाके में तकरीबन 100 अफराद और शहर के वस्ती इलाके में 60 मुजाहिरीन ने एहतजाज किया, जिनमें बाज ने मैक्सिकन परचम उठा रखे थे और मास्क पहने हुए थे। गजा में इमदादी मरकज के करीब इसराइली हमलों से 10 अफराद जान बहक हुए। ये अफराद रफा के मगरिबी इलाके में कायम इमदादी मरकज की जानिब जा रहे थे, जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम है। इसराइली फौज का कहना है कि उन्होंने इन अफराद को मुश्तबा करार देकर इंतबाही फायरिंग की, लेकिन जब वो पीछे नहीं हटे तो गोली चलाई गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के इदारे अनरवा ने गजा में इमदादी सामान की तकसीम के तरीक़ेकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे मौत की दावत करार दिया है। अनरवा के तर्जुमान जूलियट टोमा ने कहा कि मौजूदा मॉडल न सिर्फ नाकाम है, बल्कि ये लोगों को बराह रास्त खतरनाक हालत में धकेल रहा है। इस बयान से चंद घंटे कबल गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस तमाम इमदादी मराकज़ आर्जी तौर पर बंद कर दिए। अनरवा ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इमदाद की फराहमी के महफूज और मौसर निज़ाम के लिए फौरी इक़दाम करें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कोट्स ने ऐलान किया है कि वो इमदादी जहाज को गजा पहुंचने नहीं देंगे, जिसमें मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, मेडलिन और दीगर सरगर्म कारकुन मौजूद हैं। ये जहाज, जो फ्रीडम फ्लोटेला कोalition के तहत चल रहा है, गुज़श्ता इतवार को अतालवी बंदरगाह सिसिली से रवाना हुआ था, जिसका मकसद गजा के बहरी मुहासरे को तोड़ना और वहाँ इंसानी इमदाद पहुँचाना है। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक ये मुहासरा हमास को असला की फराहमी रोकने के लिए नाफिज किया गया है।
یمن میں القاعدہ کی شاخ کے نئے رہنما سعد بن عاطف العولقی نے اپنے پہلے ویڈیو پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ارب پتی ایلان مسک کو اسرائیل غزہ جنگ کے تناظر میں کھلی دھمکیاں دی ہیں۔ یہ 30 منٹ پر مشتمل ویڈیو ہفتے کے دوران آن لائن وائرل ہوئی، جس میں القاعدہ کے حامیوں نے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ پیغام میں اولقی نے مصر، اردن اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں کے خلاف بھی اکیلے حملے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ روس نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے پہلی بار یوکرین کے مشرقی علاقے میں پیش قدمی شروع کر دی ہے، جو یوکرین کی معیشت اور فوج کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ علاقہ یوکرین کا ایک اہم کان کنی اور صنعتی مرکز ہے، اور روس کی یہاں مزید پیش رفت کیف حکومت کی دفاعی اور اقتصادی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ادھر روسی حکام کے مطابق یوکرین کے ڈرون حملے کے باعث ماسکو کے اہم ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں افراد نے میڈرڈ کے پلازا دی اسپنا میں جمع ہو کر وزیر اعظم پیڈرو سانچیز پر بدعنوانی کے الزامات کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے فوری استعفی کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن کی پاپولر پارٹی کی طرف سے منعقدہ اس مظاہرے میں احتجاجی کارکنوں نے نعرے لگائے اور سانچیز کی حکومت پر سخت تنقید کی۔ یہ احتجاج ایک لیک ہوئی آڈیو کے بعد ہوا ہے، جس میں سوشل پارٹی کی رکن پر بدنامی مہم چلانے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہزاروں افراد نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے زیر اہتمام نکالی گئی اس ریلی میں مظاہرین نے قتل عام بند کرو کے نعرے لگائے اور جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مارچ پرامن رہا اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں اور خاندانوں نے شرکت کی۔ ٹیکساس یونیورسٹی آسٹن میں چینی طلبہ اور پروفیسرز نے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے اس حکم کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اہم شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے چینی طلبہ کے ویزے سختی سے منسوخ کیے جائیں گے۔ کانگریس میں ایک ریپبلکن بل بھی زیر غور ہے جو چینی طلبہ کے ویزے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ جاپان نے اوکیناوا میں نیا میزائل بیس کیمپ قائم کیا ہے تاکہ جنوب مغربی سمندری حدود کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ قدم چین کی بڑھتی ہوئی سمندری طاقت کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔ جاپان کی گراؤنڈ سیلف ڈیفنس فورس کے 7ویں ریجمنٹ کی تعیناتی اس بیس پر ہے، جس کے پاس متحرک میزائل نظام موجود ہیں۔ یہ فوجی مظاہرہ چین کو روکنے اور امریکی صدر ٹرمپ کو یہ باور کرانے کے لیے بھی ہے کہ جاپان اپنی سلامتی خود مضبوط کر رہا ہے۔ دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔